प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सामने माइक रख के आपसे बातचीत कर चुके हैं, तो कौन आपसे बात नहीं करेगा। आप तो सभी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बात कर ली है। लाल चावल की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बताइए कैसे। कि जब हम किसी खेत में इस लाल चावल के उत्पादन की बात करते हैं, अगर उस खेत में 1 बोरी धान हो रहा होगा तो इस विधा से 1.5 से 2 बोरी तक हो जाता है। खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चा इसमें जीरो है, जीरो बजट कहूंगी मैं तो। रुद्रप्रयाग जिले में गई तो वहाँ पे जो सीडीओ सर थे तो उन्होंने कहा कि अगर रुद्रप्रयाग जिले में आप राई का पत्ता भी उगा देंगे तो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं मैं उसको 100% सक्सेस मानूंगा। लेकिन वहाँ मैंने देखा बैल भी महिला बनी हुई, हल भी महिलाएं लगा रही। उस टाइम जो हमारे जिले के मुख्य कृषि अधिकारी थे तोमर सर, उन्होंने अचानक से बोला कि डीएम सर हम मोरी आ रखे हैं और हम आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। तो उस गांव में जब डीएम सर उनकी टीम आई पूरी, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार मेरे गांव में डीएम आया। उत्तरकाशी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में प्रोला का लाल चावल है। तो आपने मुझे कहा कि जब आप लाल धान पे काम करते हैं तो क्यों ना हम आपको रेड राइस रेडी करें। मोदी जी ने बोला बोल किसी को कुछ बोलना है, सीधे आगे कि आपको कुछ बोलना है। अब मैं सक पका गई, अचानक से खड़ी हो गई। एक बार तो सोचा प्रणाम कर दो, डर चुके। फिर मुझे डर ये भी लगा कहीं कोई डांट न दे। मैंने तो मोदी जी को बताऊं क्या बोला, दीदी बोली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो नौनी बुआरी में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की नौनी कहिए या बुआरी कहिए, जो कि उत्तराखंड से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आजकल खास चर्चाओं में है। चर्चा भी ऐसी भाई कि रेड राइस लेडी नाम से उन्होंने उत्तराखंड को सभी जगह बेहद ही फेमस कर दिया है। खास करके एक छोटे से गांव से शुरुआत करके हमारी जो रेड राइस लेडी नाम से जिन्हें सब आज जान रहे हैं, स्वतंत्री बधानी जी, आज राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज स्वतंत्री जी जो है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो हमारे स्टूडियो में हमारी नौनी बुआरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप बार बार मुझे प्रेरित करते हैं और उस प्रेरणा से आज जो रेड राइस लेडी का जो टैग है वो मुझे मिला। क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड की जो नौनी उनके स्टूडियो में आई थी मैं, और वहाँ पे मुझे, क्योंकि मैं लाल धान पे ही बात करती हूँ, मिलेट पे बात करती हूँ, तो आप जो आप हैं, आपने मुझे कहा कि जब आप लाल धान पे काम करते हैं तो क्यों ना हम आपको रेड राइस रेडी करें। तो वो जो नाम है वो आपकी स्टूडियो से चलने की शुरुआत उसको यहाँ से हुई, जबकि काम तो मैं उससे पहले भी कर रही थी। जी। लेकिन आपने मुझे वो टैग दिया और आज वो टैग जगह जगह हर कोई मुझे, कल भी जब मैं बसंत उत्सव में थी तो सामने से 1-2 लोग आए तो बोल रहे हैं ये देखो ये रेड राइस लेडी जा रही है। क्या बात। तो मैं जब सुना वो, मैं पीछे देखा तो वो हंसने लगे मुझे देख करके। और कई लोग जब मैं अपने स्टॉल में होती हूँ तो लोग बोलते हैं रेड राइस लेडी के साथ एक फोटो बनती है भाई। क्या बात है, बनती है भाई। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सामने माइक रख के आपसे बातचीत कर चुके हैं तो कौन आपसे बात नहीं करेगा। आप तो सभी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बात कर ली है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो सबसे पहले आपकी जो है, ये आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ से जो है बिलोंग करती हैं? तो सभी, पहले तो मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। मेरा नाम स्वतंत्री बंधानी और मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र नौगांव ब्लॉक के कोटयाल गांव से हूँ और यमुना घाटी यमुनोत्री रूट में पड़ता है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के निकट ही यमुना नदी के पास मेरा गांव है। ये शुरुआत जो है आपके कामकाज की या आपके गांव में भ्रमण की, जो भी आपने किया, कहाँ से हुई, कहाँ कहाँ आप रहे, कहाँ कहाँ आप गए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो जीवन बहुत बड़ा भी है नहीं भी है। मैंने 1996 में एक सामाजिक कार्यकर्ता, जब मैंने इंटर कर लिया था, बीए कर रही थी, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी
जैसे होते ना कि लोग कुछ सोचते हैं कि क्या बनेंगे जीवन में, हम लोग, मैं एक बेसिक स्कूल में पढ़ी और उसके बाद जो वहाँ लोकल में सरकारी स्कूल है इंटरमीडिएट, तो उसमें पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव। और उसके बाद हम 7 बहनें हैं और एक मेरा भाई है। तो पहले क्या है कि पढ़ाई लिखाई का इतना वो नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने गांव में पढ़ी पहली साइंस की स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया। और जब मैं पढ़ाई कर रही थी 6 में मेरे पिताजी मेरा एडमिशन नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ, मतलब ये उस समय बोला जाता था 5वीं भी लड़की ने कर ली तो बहुत बहुत है। हाँ। तो मैंने जिद कर दी कि अच्छा। नहीं मुझे पढ़ना है। तो पिताजी ने बोला कि नहीं, पहले घास का गिलटा लेके आओ 7 बजे के लिए। तो मैं सुबह पहले घास काटने जाती थी अपने जंगल या खेत में, फिर वहां से घास ला करके, जो 7 बजे का स्कूल लगता था इंटर कॉलेज, वहां से कम 1.5-2 किलोमीटर से भी ज्यादा है चढ़ाई पे। अच्छा। तो वहाँ घास ला करके देना और फिर उसके बाद स्कूल जाना। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे जो मेरे गुरुजी हैं वो हमारे रिलेशन में आते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हैं। गुरुजी ने रिसर्च की थी कि इस जिले में स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके आपके दादाजी तो स्वतंत्रता सेनानी, आपके पिताजी फीस नहीं दे सकते, मैं आपका स्वतंत्रता सेनानी का वजीफा लगाता हूँ। अरे वाह। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ हेल्प की और मुझे स्वतंत्रता सेनानी की वजीफा फिर मिलने लगे। मेरी जो फीस पड़ती थी वो उसी से हो जाती थी। तो घर में भी इतना, क्योंकि इतने भाई बहनों को की फीस, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, क्योंकि मेरे पिताजी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से पद पे थे, तो इतने से हमारा भरण पोषण ही हो पाता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने पढ़ाई लिखाई की उसके बाद मैंने सामाजिक क्षेत्र में एक संस्था है सरदा करके, उसमें काम किया। और वहाँ से चलते चलते मेरी जो यात्रा है, फिर हार्क एक संस्था है जो एक प्रसिद्ध संस्था रही उत्तराखंड की, वहाँ मैंने 11 साल काम किया। उससे पहले मैंने ग्रामीण सिर्फ अपना ही गाँव देखा था। उस संस्था में जाकर के मुझे पूरे उत्तराखंड और यहाँ तक कि नेपाल इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने प्रतिभाग किया था। क्या बात है। और उस संस्था में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो बहुत कम बोलती थी, अच्छा। इस टाइप की हैबिट थी। वहाँ जाकर के, क्योंकि जो हमारे सर थे वहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह कुंवर जी, वो एक चीज़ कहते थे कि लाइफ में क्या है कि आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो जैसे उन्होंने एक मेरे को टास्क दिया कि अगर आपको हार्क में जॉब करनी है तो आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो मैं ये सोचती थी कि कंप्यूटर जिनको आता है वो बहुत बड़े लोग होते हैं। उस टाइम पे कंप्यूटर सीखना, और कंप्यूटर देखना ही बड़ी बात बड़ी होती बात है। तो जब हम कंप्यूटर को ऐसे देखते थे जो चलाता था, तो मैं सोचती अरे तो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन जब उन्होंने बोला नहीं सबको सीखना है, नहीं तो रिजाइन करो, तो टारगेट भी ऐसे दिया कि जब लंच टाइम होता था दिन का, उस टाइम सीखना था। तो हमने वहाँ सीखा। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के कंप्यूटर नहीं सीखा, मैं खुद अपना काम करती हूँ, अकाउंट का भी काम करती हूँ। तो लंच भी कर पाते थे आप या कंप्यूटर ही सीखते रहे? वही कंप्यूटर भी चलाते थे, जो सिखाने वाला था ना लड़का, उसकी भी ड्यूटी लगा रखी थी और सबके लिए हमारे लिए कंप्यूटर लगाए सर ने। फिर वहाँ हमने वो काम सीखा। उसके बाद फिर गांव क्या होता है, गांव का जीवन क्या होता है पूरा, वो एक तो हम अपने गांव में रह रहे हैं, वो दूसरी अलग बात है। एक ऐसे दूसरे के गांव को समझना और गांव को, एक गांव के जो संसाधन है, गांव का जो ग्रामीण पूरा परिवेश है, वहाँ के जो उसको कैसे वो करना है, उस पर हम लोगों की ट्रेनिंग होती थी। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर मैं एज ए ट्रेनर भी काम करने लग गई। फिर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट तब क्या था कि एक था कृषि विविधीकरण परियोजना आई थी, और कृषि विविधीकरण परियोजना भी मैंने काम किया हार के माध्यम से। फिर क्या है कि ग्राम्य उत्तराखंड डिसेंट्रलाइजेशन वाटर जो प्रोजेक्ट था, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ग्राम्य, उस प्रोजेक्ट में एज ए ट्रेनर काम किया। और उसके बाद मैंने अगस्तमुनि डिवीजन है रुद्रप्रयाग जिले में, वहाँ पे मैंने इसी प्रोजेक्ट में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मैनेजर है
एग्री बिजनेस कंपोनेंट में मैंने काम किया वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिल करके। तो इस टाइप से जब काम करते हैं हम लोग, तो जो हमारे सर हैं कुंवर साहब, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हार्क संस्था मेरी सोशल सेक्टर में जाने की प्रथम पाठशाला रही है और मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा है। और जब मैं वहाँ से सीखने के बाद जब मैं रुद्रप्रयाग जिले में गई तो वहाँ पे जो सीडीओ सर थे, जब उन्होंने हमारा परिचय लिया तो उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दो। तो मैंने कहा मैं उत्तरकाशी जिले से, और मैंने कहा 11 साल हार्क में काम किया। तो उन्होंने उनको बड़ा अच्छा लगा कि हार्क के जो वो हैं स्टाफ रहे हैं वो अच्छे हैं मतलब। तो बोला कि अगर रुद्रप्रयाग जिले में आप राई का पत्ता भी उगा देंगे तो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं मैं उसको 100% सक्सेस मानूंगा। तो हमने वहाँ पे बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करवाया किसानों से, टमाटर उगवाया हमने वहाँ पे, मतलब जो कैश क्रॉप की वो है। जब बहुत सारी सब्जियां हो गई ग्राम्य प्रोजेक्ट में तो हम सर के पास गए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब कैसे होगा, ट्रक भी नहीं बन पा रहा, पर ये जो तैयार हो रही किसको कैसे बेचना है। तो सर ने कहा ऐसा करो, तब वहाँ विकास भवन मेन मार्केट में था और उस विकास भवन की जो छत थी वहाँ पे फिर हम संडे मार्केट लगाते थे। अच्छा। तो सर को बड़ा अच्छा लगा, कुटियाल सर थे उस टाइम सीडीओ वहाँ के, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को मतलब इससे बेनिफिट हो रहा, उगाना सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उस जिले में क्या है कि उस टाइम जब हम लोग वहाँ काम करते थे तो 97% साक्षरता दर थी रुद्रप्रयाग की, और पुरुष वहाँ गांव में हमको मिलते नहीं थे, सिर्फ महिलाएं ही मिलती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा वहाँ की जो महिलाएं हैं वहाँ हल, जैसे हमारे पहाड़ में क्या पुरुष हल लगाता है और महिला उसके खेत की सफाई करती, लेकिन वहाँ मैंने देखा बैल भी महिला बनी हुई और हल भी महिलाएं लगा रही। मैंने तो कई बार ये देखा कि मेरे आंखों को हो गया कुछ कि ऐसा ही है, लेकिन वहाँ ऐसे सीन बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये एक जीवन का ये भी एक्सपीरियंस है कि रुद्रप्रयाग जिले में। इसके अलावा मैंने गैरसैंण में भी स्टडी में काम किया है, महिलाओं पे कि महिलाओं के जो सामाजिक स्तर है तो वहाँ का जो परिवेश है उसको भी हमने जाना समझा। यानी उत्तराखंड का जो अलग अलग जिला है, देहरादून जिला, टेहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में मैंने कई प्रोजेक्टों में काम किया है। और अच्छा लगता है कि हर जगह आज के डेट में अगर हम धारचूला चले जाएं तो वहाँ 4 दोस्त मिल जाएंगे, चंपावत चले जाएं, बागेश्वर, हर जिले से। क्योंकि एक मंच हमारा था यहाँ स्टेट लेवल में, मैं उसकी स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर भी रही। तो हम लोग कई बार बैठते थे और चर्चा करते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसी प्लानिंग करनी है। तो इस यात्रा को लेकर के फिर मैं अपनी अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो उसके बाद जब मैं रुद्रप्रयाग काम किया तो वहाँ से आने के बाद मन में आया कि बार बार हमारे एक मित्र थे रतन सिंह बलूड़ी जी, उन्होंने कहा बहन जी आप अपना क्यों नहीं करते हैं, मतलब अपना में एक आपका जो संगठन बना करके काम करो, समूह बना के काम अपने उससे बना के काम करो। तो मैंने कहा एज ए वर्कर तो मैं कर सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ आप कर सकते हैं आपके अंदर। तो मैंने कहा चलो मैंने एक संगठन बनाया, हमने 7-8 लोगों ने मिल करके, उसका नाम हमने हिस्सर रखा। तो हिस्सर की यात्रा पे ही हम आते हैं, लेकिन आपकी जो कहानी है, स्टोरी है, आपकी रियल लाइफ है, बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि अक्सर हम फिल्में देखते हैं, एक कमली मूवी भी आई थी कि हाँ बच्ची में बड़ा पढ़ने का जोश था, पेरेंट्स ने मना किया तो घर का काम भी करती थी फिर जाती थी। रियल में हमारे यहाँ कमली है, हमारे यहाँ स्वतंत्री जी जो है, स्वतंत्रता सेनानी के वजीफे से, दादाजी के वजीफे से स्वतंत्री देवी जो है, स्वतंत्री बंधानी जी जो है, उनका जन्म हुआ, मतलब वो नई स्वतंत्री बनी। तो स्वतंत्रता सेनानी के वजीफे से स्वतंत्री देवी जी जो है आप उसी से आगे बढ़ी। और ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई, और आप घास भी लेके आती थी, सब कुछ करती थी। उसके बाद आपने इतना कुछ काम किया, लेकिन आपके पहनावे को देख के और ये बिल्कुल वेशभूषा और साधारण तरीके से जैसे आप रहती हो, बिल्कुल ऐसा लगता है गांव से ठेठ अभी एक महिला नई बिल्कुल निकल के आई है जिसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, एक किस्सा और आप बता रहे थे कि जब आप पहली बार यहाँ आए थे इंदिरा नगर, वो क्या कुछ था? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं हार्क में काम करती थी तो उस टाइम कुलदीप उनियाल जी मेरे कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे वहाँ पे, मैं एज ए वर्कर थी।
तो उन्होंने कहा जब पहले मैं वो बात रही होगी शायद 97-98 की, 1997-98, तो उनियाल जी ने कहा कि आपको देहरादून महिलाओं को लेके जाना है। मैंने कहा भाई साहब मैं तो देहरादून नहीं देख रखा, मैं कैसे जाऊं। और उस टाइम में फ़ोन फान मोबाइल कुछ नहीं थे, फैक्स होता था और लैंडलाइन मोबाइल होता था। बोला मैं यहाँ से नक्शा बना के देता हूँ कागज़ के ऊपर, और इसको देखते हुए आपने जाना है यहाँ। अब उस टाइम टैक्सी नहीं चलती थी कुछ, सिर्फ हाईवे की बस आती थी, हाईवे उस टाइम रोडवेज भी नहीं आती थी वहाँ। तो बोला इसमें मैं आपको बिठाता हूँ महिलाओं को और आपको, और आपने वहाँ उतरना है कहाँ, इस पे गांधी रोड पे उतर करके 8 नंबर का विक्रम कहाँ जाएगा, सीमा द्वार, और आपने इंदिरा नगर उतरना है। तो उन्होंने क्या करा, कागज पे नक्शा बना दिया, और इंदिरा नगर में जहाँ हार्क का ऑफिस था, तो ऑफिस की तो जो गली जाती वहाँ एक सूखा हुआ बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पे हार्क का बोर्ड था। बोला वहाँ पे उतरना है। अब मैं उसको जैसे वहाँ उतरी गांधी, पहले तो शहर की चकाचौंध, गाड़ियाँ बहुत, क्योंकि पहाड़ों में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, और देखा वहाँ पे यहाँ तो बहुत गाड़ियाँ, कैसे पता लगेगा। तब आया 8 नंबर का विक्रम, रुको भाई रुको, हम तब तक दूसरा भी आ गया, क्योंकि हम 10 महिलाएं थी तो 2-3 विक्रम तो चाहिए थे। तो चले गए हैं, मन में एक कबलाहट थी अंदर से कि कहीं खो ना जाए, और अगर खो गए तो कैसे, मतलब उस टाइप का अनुभव नहीं था। फिर बैठ करके तीनों विक्रम वालों को बोला कि हमको ना जहाँ, ये नहीं बोला कि हार के ऑफिस छोड़ना, जहाँ सूखा हुआ पेड़, उस पेड़ है इंदिरा नगर में। उन्होंने बोला ये कौन सा एड्रेस है। मैंने कहा चलो चलो कहीं ना कहीं सूखा हुआ पेड़ मिल जाएगा। बोला कि ये भी नहीं, क्योंकि आज तो वहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हों, पुलिस चौकी बगल में, लेकिन उस टाइम पुलिस चौकी का बहुत छोटा सा बोर्ड रहा करता था। तो गए वहाँ, उतरे, वास्तव में देखा, मतलब एड्रेस को सूखे पेड़ से नापना था। तो आए देखे पहले सूखा पेड़ है कि नहीं, तो उनियाल जी ने बोला पेड़ का सूखा होना भी बहुत जरूरी था। हाँ बहुत जरूरी था, अगर वो हरा होता तो दिक्कत हो जाती। तो दिक्कत हो, अगर बाय द वे उस टाइम बोर्ड चेंज हो गया तो। फिर बोला उसी गली में जो लास्ट भवन है, नंबर नहीं बताया, लास्ट जो मकान होगा उसमें जाना है। तो गए वहाँ वो महिलाओं को भी लेके गई मैं, और अपने आप। तो उस दिन एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं शहर में भी आ सकती हूँ। क्या बात है। मतलब शहर का अनुभव नहीं था लाइफ में। तो जब वहाँ मैं आई तो जो सर थे कुंवर साहब, और उनकी जो वाइफ है मिसिज छाया कुंवर, मतलब उनको मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ कि उन लोगों ने हमको भी उंगली पकड़ के सिखाया है कि कैसे। और फिर यहाँ तक कि वो मतलब बहुत प्रेम करते थे हम लोग स्टाफ से अपना। तो ये भी सोचते थे कि पहाड़ गांव की लड़की है, केयर करना, अपने घर ले जाना। अपने घर में जैसे मैं कभी सिंगल भी आती थी, पढ़ने के लिए आती थी कि लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ उस संस्थान में एक विशेष चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वहाँ का जो वर्कर है उसको वो पहले सिखाते हैं कि आप सीखिए तभी आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मेरे को कम से कम कभी कभी बुलाते थे वो, जैसे हफ्ते में 2-4 बार, महीने में 2-4 बार। और तब हम जब पढ़ते थे, शाम को मैं उनके घर जाती थी तो छाया जी बोलती थी कि अपने ना पर्स में हमेशा मिर्च का पाउडर रखो। तब मैं बोलती कि क्यों, कि नहीं शहर में खतरा होता है। अब मैं सोचती हूँ आज, उस टाइम तो कोई खतरा नहीं था। आज तो देहरादून में डर लग रहा है, आग लग रहा है डर। उस टाइम कोई डर नहीं था। सही बात है। लेकिन छाया जी का जो एक वो था कि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कि अगर आपके पास कोई औजार नहीं है, कभी कोई अनहोनी होती है तो सीधे मिर्च डाल दो। तो मैं बोलती थी दीदी इनके वो मिर्च जब पड़े कहीं हमारे में न पड़ जाए, मैं मजाक करती थी। तो ये सब अनुभव हैं जीवन के। फिर चलते चलते मैं जो अपनी संस्था बनाई उसके बाहर को इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और फिर एक सोच थी कि वहाँ मैं लिमिटेशन प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, मैं मतलब अलग से कुछ हटके करना चाह रही थी। सीखा मैंने वहीं से, जैसे एग्री बिजनेस कंपोनेंट है जो मुझे रुद्रप्रयाग जिले में काम करने का अवसर मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि मैंने हार्क में एग्री बिजनेस में काम कर चुकी थी। फिर जब वहाँ भी मैंने गवर्नमेंट के साथ छोड़ा प्रोजेक्ट, वहाँ पे मुझे आज भी बड़ा रिगार्ड करते हैं लोग कि आपने कुछ काम किया है। तिवारी सर हमारे वहाँ के डीपीडी हुआ करते थे। और फिर मैंने अपनी संस्था के साथ जब मुझे जिम्मेदारी मिली सचिव की, तो फिर मैंने
भी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरुआत मतलब करें। हार्क से आप हिसर तक पहुंचे और अब आपकी लाल चावल की यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बताइए कैसे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिस्सर संस्था जब बनाई तो हमने शुरुआत में संगठन बनाए, समूह बनाए। 600 समूह नाबार्ड के साथ मैंने काम किया। नाबार्ड को भी मैं इसलिए यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ कि नाबार्ड के साथ मैंने एग्री बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने उनके साथ मिलकर काफ़ी काम किया है। इसके अलावा जो नए रिसर्च क्या कर सकते हैं, जैसे हमने नाबार्ड के साथ मिलकर के श्रीविधि सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन की जो मेथोलॉजी है वो हमने नाबार्ड के साथ मिलकर के काम किया। इसके अलावा पीएसआई ने हमको ट्रेनिंग दी इस चीज़ की और उसको इम्प्लीमेंट हमने नाबार्ड के माध्यम से अपने जो गांव के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हमारे किसान क्लब हैं, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ हमने उस मॉड्यूल को डिलीवर किया। और जब ये होने लगा तो किसान उसको अडॉप्ट करने लगे और जब किसान अडॉप्ट करने लगे तो हमारे ज़िले का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप मीडिया बंधु हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कवर कर देते हैं, पूछते हैं कि ये काम किया कैसे किया, तो हाईलाइट किया जब उन लोगों ने, तो जो हमारा जिला प्रशासन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ आए कि हमारे भी डेमोस्ट्रेशन है, आपके माध्यम से हम करना चाहेंगे। तो आज हमारे पास आज की डेट में मैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट रन नहीं कर रही हूँ हमारी संस्था प्रेजेंट टाइम में, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ मिलकर के हम उनके साथ काम कर रहे हूँ। तो जो ये लाल चावल की मैं बात करती हूँ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ही हमको बोला कि हम आपके साथ लाल चावल, क्योंकि जो प्रोला क्षेत्र है चावल तो है वहाँ की धरोहर, लेकिन धीरे धीरे क्या है आज की जो भागम भाग है, आज हर चीज़ का बिल देना पड़ रहा है। घर में हम 4 हैं तो 4 के मोबाइल को रिचार्ज करना है, उसके लिए पैसा चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। तो लाल चावल से पैसा इतना नहीं आ सकता। तो जो लाल चावल वाले खेत हैं उस खेत में लोग टमाटर लगाने लग गए, अच्छा। वो दूसरे खेत में मटर लगाने लग गए, उसी में दूसरी चीजें लगाए, तो क्या है उसका जो उत्पादन है वो घटेगा ना फिर। तो कैसे वही उत्पादन वैसे तो वो बरकरार रहे या उसको बढ़ाया जाए, तो उस पर हमने जो लाल चावल जो विभाग के साथ मिलकर के एक प्लान बनाए कि हम इसमें क्या करेंगे, श्री विधि से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, खेत वही रहेंगे लेकिन उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उस पर हमने क्या करा, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की और प्रोडक्शन बढ़ाने पर किसानों को ट्रेनिंग दी श्री विधि से, जिसको बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उसको फसल सघनीकरण तकनीक, और इंग्लिश में बोलते हैं अगर हम चावल की बात करें सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन, अगर हम मिलेट की बात करेंगे तो बोलेंगे सिस्टम ऑफ मिलेट इंसेंटिफिकेशन। SMI भाई, तो कहने का मतलब यह है कि इस तकनीक को मैं हर क्रॉप के साथ इंट्रोड्यूस करती हूँ और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमारा नौगांव में एक गांव है मुलाना गांव, वहाँ नौगांव, वो लोग इस तकनीक से पूरा अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मैं आपको बता रही, जब वहाँ पे हमने धान का वो सघनीकरण तकनीक से प्रोडक्शन बढ़ाया, किसानों ने करा, तो उस टाइम जो हमारे ज़िले के मुख्य कृषि अधिकारी थे तोमर सर, उन्होंने अचानक से बोला कि DM सर हम मोरी आ रखे हैं और हम आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। तो मेरे पास पौन घंटे का टाइम था, DM सर की विजिट थी। अब आपको तो पता है कि DM सर के साथ तो कितने अधिकारी और चलते हैं, जब जिले की विजिट तो बहुत सारे अधिकारी, और वो मुझे आधे घंटे का टाइम था। तो उस गांव में जब DM सर उनकी टीम आई पूरी, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार मेरे गांव में DM आया। बहन जी, मैंने कहा जो आपने काम किया ना, जब कोई काम करते हैं तभी कोई आता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो बड़े खुश हो यार, आज भी बहुत रिकॉर्ड करते हैं। और DM सर ने भी वहाँ पूरी चौपाल लगाई, खेतों में गए पूरे 2 तो SDM सर थे पुरोला नौगांव के, और कृषि अधिकारी SP सर, बहुत सारे अधिकारी। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, और गाँव की जो समस्याएं थी वो DM सर का नाम था आशीष श्रीवास्तव सर, यहाँ के DM भी रहे हो देहरादून के, आशीष श्रीवास्तव जी, मतलब शायद 6-7 साल पहले की बात रही होगी। तो बहुत अच्छा रहा मेरे कहने मतलब कि लाल चावल की जो यात्रा है
उसके बाद प्रोला क्षेत्र का हमने नेत्री गांव, हमारा प्रोला, इधर चकचंदेली, चंदेली, देवडूंग, ऐसे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे हैं और भी। उनमें हमने लाल चावल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। सरकार के भी जो अधिकारी हैं हमारे फील्ड में, वो भी, उनको बड़ा अच्छा लगता है। कितना उत्पादन बढ़ गया फिर आप लोगों के? मैं बता रही आपको कि जब हम किसी खेत में इस लाल चावल के उत्पादन की बात करते हैं, तो अगर उस खेत में 1 बोरी धान हो रहा होगा तो इस विधा से 1.5 से 2 बोरी तक हो जाता है। क्योंकि प्रॉपर इसको अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको फॉलो करेंगे जो विधा है, तो उत्पादन निश्चित है बढ़ना है। खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चा इसमें 0 है, 0 बजट कहूंगी मैं तो। क्योंकि इसमें क्या है, जो बीज में इसका देखो, मैं इसका सिद्धांत, क्योंकि इसकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग है, पर मोटी मोटी बात मैं कर देती हूँ। इसका सिद्धांत है कम बीज, कम पानी, कम मेहनत और अधिक उत्पादन। अच्छा, फॉर्मूला ही बहुत अच्छा है। हाँ, फॉर्मूला ही बहुत अच्छा है। और दूसरा इसमें क्या है कि बीज भी उन्हीं का। आज क्या हो रहा, जैसे हमारा देश में एक अभियान चल रहा ना, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, हम उसको उस टाइम से कर रहे हैं, पहले से। क्योंकि क्या हो रहा है कि बाहर के बीज आकर के हमारे जो बीज हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। अब ये जो फसल संघनीकरण तकनीक है, इसमें बीज उन्हीं का। आज क्या हो गया, किसान का अपने बीज पे विश्वासी नहीं रह गया। वो सोचता है कि बाहर का बीज अच्छा ही होगा, जबकि हमारे बीज में बहुत ताकत है। अगर हम उस बीज को सही तकनीक से प्रेजेंट करें, सही तकनीक लगाएं, सही उसके सिद्धांत को फॉलो करें, तो हमारे बीज में बहुत ताकत है। आज आप देख नहीं रहे, मिलेट हो गए थे ना बीज। हाँ। अब देखो, जब से मोदी जी ने श्री अन्न बोला, श्री मतलब श्रेष्ठ अन्न, बीज अन्न में सबसे श्रेष्ठ। और क्यों बोला? क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। धान और गेहूं पे तो घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं साल भर के अंदर। और इसमें कोई केमिकल, कुछ नहीं, दवाई नहीं रखेंगे बचाने के लिए स्टोरेज में, तब भी ये 20 साल चल जाता है मिलेट। तो आपका लाल चावल जो है वो कहाँ कहाँ तक अब मैं आपको बताना चाहूंगी। फिर मैंने अभी बात की ना प्रोडक्शन की, इस टाइप से हम उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हमारे साथ। फिर हमारा एक किसान है, जो मैंने बोला ना समूह है, समूह के ऊपर एक अम्ब्रेला है, उसको बोलते हैं हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे वहाँ हमने एक एपीओ बोलते हैं हम उसको शॉर्ट में। हाँ, तो उसको हमने, उसका नाम है पर्वतीय कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता। इससे जुड़े हुए हमारे किसान हैं और उत्पादन हम उन किसानों के साथ इस टाइप से बढ़ाते हैं, जो मैंने बात की। अब आते हैं हम, अब धान भी उग गया, लेकिन होता क्या था कि ओखली से कूटते थे, या जो मशीनें हैं लगा रखी, उनमें टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। मेरे मन में दर्द था एक, कि इन किसानों को और रेट नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो हमने कहा यार कैसे करके इसकी प्रोसेसिंग की जो मेथोलॉजी है उसको सुधारना पड़ेगा। हमने फिर एक सेलर मशीन की बात की थी। हमारे जिले में उस टाइम मुख्य कृषि अधिकारी श्री जेपी तिवारी सर थे। मैंने उनसे ऐसे करा, मैंने कहा सर धान का उत्पादन तो हम बढ़ा ही रहे, लेकिन उसकी जो असली कीमत वो तो तभी मिलेगी जब गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी सही होगी। धान का जो दाना है वो तो टूट रहा है इस मशीन में। तो उन्होंने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ, अगर कुछ संभव हो पाता है तो मैं एक सेलर मशीन होती, मील बोलते हैं जिसको, अगर वो कहीं से बन पाएगा तो मैं उन्होंने हमको एक सेलर मशीन करवाया। फिर सेलर मशीन लगवाई हमने, उसमें अब हमारा धान प्रोसेस होता है, जो मैं आपको भी कई बार देखती हूँ, बोलती हूँ कि नलिनी जी इस टाइप से। तो उस मशीन में क्या है, धान के टुकड़े नहीं बनते, साबुत दाना आता है। फिर एक पॉलिशर है जिसमें उसकी हल्की छिलाई कर देते हैं, क्योंकि नहीं वो पकता नहीं है। फिर वो जब प्रोसेसिंग मशीन लगी, अब प्रोसेसिंग हो गई ना, क्वालिटी कंट्रोल हमारी वहीं पे हो गई, जो टूट रहा था वो दाना टूटने से बच गया। अब फिर क्या है, अब आती बात मार्केटिंग की। हमने यहाँ धान उसकी सेलरिंग कर दी, उसकी पॉलिशिंग कर दी, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी, लेबलिंग पैकेजिंग कर दी। अब हम कहाँ जाते हैं, मार्केट में। फिर कृषि विभाग ने हमारे साथ हमको सपोर्ट किया कि हम आपको एक
आउटलेट बना करके, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसमें कुछ रैक वैक, कुछ क्या बोलते हैं उसके, काउंटर सजा करके फिर हमने वहाँ पे एक 3K ऑर्गेनिक आउटलेट करके हमने नौगांव में एक आउटलेट खोला, और उस आउटलेट के माध्यम से हमारी मार्केटिंग हो रही। एक चैनल तो ये है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, सरकार के सहयोग से कई बार, मैं आपको बता रहा, लाल चावल की यात्रा में 2023 में हम भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगता है, कृषि विभाग ने हमको वहां भेजा, और वहां हमारी उत्तराखंड पवेलियन और GI पवेलियन में भी हम लोगों का लाल चावल का स्टॉल लगा। उसके साथ साथ हमने पहाड़ी उत्पाद भी रखे हुए थे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहां पे। जब हमने वहां के लाल चावल के, आप जैसे जो मीडिया बंधु वहां पे भी बहुत आए, लोगों ने गढ़वाली में भी इंटरव्यू लिया हमारा वहाँ, यहाँ के किसान चैनल DD किसान भी वहां पे आए, तो बहुत सारे जब आए, बहुत हाईलाइट हुआ। जो प्रोला का लाल धान है हमारा, वो बहुत हाईलाइट हुआ, और हाईलाइट होने पर, क्योंकि देखो जो हमारे जिले का लाल चावल है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें है हमारे जिले में उत्तरकाशी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में प्रोला का लाल चावल है। और उस लाल चावल की जब वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भारत सरकार से अवार्ड का एक सेरेमनी हुई, तो हमारा जिला पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आया। अरे वाह, अच्छा। और उत्तराखंड भी दूसरे नंबर पे आया, कोई और जिला नहीं आया ODOP में। तो हमें भी बड़ा फक्र हुआ कि हमने जो काम किया उसको, हमारे जो अधिकारी हैं, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी आए थे, दीदी बुली करके एक कार्यक्रम चला था, और माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ के द्वारा हम लोगों को भी सम्मानित किया कि आपने जो अच्छा काम किया उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। तो इस टाइप से भी हम लोग काम करते हैं। फिर पंतनगर यूनिवर्सिटी ने हमें कॉल करके बुलाया कि आप हमारे यहाँ लाल चावल का स्टॉल लगाओ, तो उनके यहाँ भी ऐसे लेवल का मेला लगता है, उन लोगों ने भी बुलाया, वहाँ भी बहुत ऐसे जो है यात्रा बढ़ती है। ऐसे यात्रा, कौन कौन से मंचों पे आपका सम्मान हो चुका, कहाँ कहाँ आप जा चुके अब तक? मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाल चावल की यात्रा में जब हम इस टाइप से बसंत उत्सव, पिछले बार गवर्नर हाउस में भी हमको सम्मानित किया गया, इससे कल्याणी सम्मान भी मिला मेरे को, और किसान श्री इस साल का किसान भूषण सम्मान जिले का मुझे मिला। अच्छा, अरे वाह। तो इस टाइप से हम जो काम करते हैं, और सरकार हमें जगह जगह हर मेले में भी इनवाइट करती है। और मैं आपको बता रही, अभी जब कल हम बसंत उत्सव से घर गए, तो उत्तराखंड के बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, वहाँ से मुझे कॉल आ रही कि 15 मार्च को ये कार्यक्रम है बहन जी, आपको आना है। हमने बसंत उत्सव में आपकी स्टॉल को किसी ने शेयर करा, और हम चाहते हैं कि आ करके पहाड़ के मिलेट और लाल धान के बारे में हमारे लोगों को बताएं। मुंबई से भी कल एक कॉल आ रही थी। मतलब इस टाइप से हम लोग। दूसरी बात मैं एक आपको और बताना चाह रही, हम लोग जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं मिलेट्स पे, तो 2023-24 का जो SDG अचीव्ड अवार्ड है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी संस्था को दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी पे आ जाते हैं। तो मोदी जी से जो आपका वार्तालाप था, किस कार्यक्रम में था, कैसे था, क्या कुछ पहले से तय था या अचानक कुछ बातचीत हो गई? मैं आपको पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसलिए करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमें एक किस्म से कॉन्फिडेंस की बात है ना, क्योंकि जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। लग नहीं रहा है आपको देख के, झूठ बोल रहे हैं आप ये। कॉन्फिडेंस तो बहुत है आपके अंदर, और बचपन से ये, तभी आपने घर में लड़ाई करके पढ़ाई करी। हाँ, ये भी है। और वजीफे वाली पढ़ाई करी, वजीफे वाली करी। और दूसरी बात, जब यहाँ पे वहां पे बताना भूल गई, जब मैंने 6 में पढ़ना शुरू किया, मेरे से पहले की जो बहनें हैं ना, 2 बहनें, वो सिर्फ 5 तक पढ़ी, और वो नहीं लड़ी, वो सिर्फ 5 तक पढ़ी। उन्होंने पढ़ा और उसके बाद घास काटा ना। हाँ, आप लड़े ना। मैं लड़ी, और मेरे बाद ऐसा था, आपका नाम ही ऐसा है। हाँ, श्वेता बधानी हम बोलते हैं, क्योंकि स्वतंत्री में हम बार बार अटक जाते हैं। लेकिन आपका ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसने रखा था? तभी पिताजी माँ जी ने रखा होगा, तभी इतने स्वतंत्र हो आप।
दूसरी बात मैं कह रही, जो मैं 6 में लड़ाई करके पढ़ी ना, मेरे बाद की जितनी बहनें हैं सब डबल है, मैं क्या बात है, बस इंस्पिरेशन मिल गई। हाँ, क्योंकि मैं वो फिर उन्होंने बोला ना कि हमें पढ़ना है, हमें फिर ऐसे घर में होता है। एक शर्त थी कि जो फेल होगा किसी क्लास में वो नहीं उसको पढ़ेगा। आगे नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। तो सब डर के मारे पढ़ते थे। तो मेरे कहने का मतलब, मैं माननीय मोदी जी के बारे में जी आप जी कह जी, रहे थे। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मैं कभी मुख्यमंत्री जी से भी मिल पाऊँ, लेकिन सौभाग्य से मैं 3-4-5 बार माननीय हमारे जो धामी जी हैं उनसे मिल चुकी हूँ। रविवार करके भी एक कार्यक्रम हुआ, वो मैं यहाँ यात्रा बताने आपको भूल गई, दिल्ली में बुलाया गया हमको। वो पूरे उत्तराखंड के जो क्रीमी लेयर है उनकी इवेंट होती है अच्छा। रविवार करके, और हमारे अजित डोभाल जी, हमारे योगी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जी जी जी। और सारे हमारे जो जितने मिलिट्री के सीनियर अफसर हैं, हमारे क्या बोलते हैं उनको, सीडीएस सर, वो भी उसमें आते हैं। तो जब हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला 2024 में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि माननीय योगी जी मुख्य अतिथि कार्यक्रम में, और जितने हमारे जो राज्य के हमारे देश के जो वो हैं सीडीएस जनरल श्री अनिल सिंह चौहान जी, वो भी जब हमारे स्टॉल पे आए, जितने सीनियर, मतलब अच्छा लगता है अपने उसका, तो उन्होंने हमारी भी बहुत हौसला अफजाई की कि आप लाल चावल और मिलेट पे काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे। ऐसा लगा जैसे अपने घर गांव में है उनका जो व्यवहार। तो अब मैं बात करती हूँ कि इतने बड़े बड़े लाल चावल की जो यात्रा है ना, उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से हमको मिलाया है। तो मैं तो लाल चावल और हमारे नौगांव प्रोला मोरी की धरती, विशेषकर प्रोला की धरती को और वहाँ के किसानों को नमन और वंदन करती हूँ कि जो मोदी जी की बात करिए पूरी जो हो रही। अब मोदी जी की बात पे आती हूँ। उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती मना रहा था, तो देहरादून के जो हमारा FRI है, उस वहाँ पे जब मोदी जी का आने का कार्यक्रम बना, तो हमारे जिले से हमको बुलाया गया वहाँ पे कि आप लोगों ने भाग लेना है। तो हम तो इतने में खुश थे कि भाग लेना है, कि मोदी जी हमें नजदीक से मिलेंगे, ऐसे पाएंगे। देखेंगे मोदी जी कैसे हैं। तो जब वहां गए और हम इतने खुश हो रखे थे कि मोदी जी से आए ना जैसे बाहर से, तो बैठे हुए सामने हम खुश हो गए, कितने नजदीक से देख रहे हैं। मुझे क्या पता कि मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बोलना है, मतलब ना। फिर मैंने मोदी जी आए और इधर हमारे बगल में खड़े हो गए। कोई किसान की बात कर रहे थे तो वो किसान अपनी बात कर रहे थे। बाद में मोदी जी ने बोला, बोल किसी को कुछ बोलना है? सब चुप हो गए। सीधे आ गए कि आपको कुछ बोलना है। अब मैं शक पका गए, क्योंकि मेरे मतलब ये होता ना कि माइंड से एकदम, क्योंकि मुझे नहीं था कि मैंने कुछ बोलना है, ब्लैंक, मतलब समझ ही नहीं आया क्या करें। हाँ, क्या करना। मैं अचानक से खड़ी हो गई। एक बार तो सोचा प्रणाम करती हूँ, पैर छू के। फिर मुझे डर ये भी लगा कहीं कोई डांट न दे। प्रोटोकॉल नहीं था कि ये पैर छूना है। हाँ, फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने तो मोदी जी को बताऊं क्या बोला, मैं आपको भी फ्रैंकली बता रही हूँ। मैंने कहा, प्रणाम सर, आपको उत्तराखंड रजत जयंती की बधाई, आपको भी और हमको भी। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, इस अवसर पे मुझे एक कविता याद आ रही। मैंने ऐसे ही बोला कि कौन सी कविता? मैंने कहा, जब आप देवभूमि में आते हैं तो आपकी कही हुई कविता याद आ रही मुझे। अच्छा। कि क्या? मैंने कहा, जब आप आते हैं तो बोलते हैं, मैं देवभूमि में आता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। हाँ। तो बोला, हाँ। मैंने कहा, मेरा नाती गाता है इस कविता को। अच्छा। मेरी दीदी का लड़का है ना, हाँ। उसका नाती गाता है। और मैंने कहा, हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाते हैं। तो मोदी जी थोड़ी देर मतलब मन में मुस्कुराए, फिर बोला, आप करती क्या हैं? मैंने बोला, सर मैं तो उत्तरकाशी, अपना नाम बताया, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री, उधर यमुना घाटी से हूँ। और मेरा, मैंने कहा, लाल चावल और मिलेट्स, सेब, इसका कारोबार है हम लोगों का। और कि तो वहाँ पे तो फिर सीधे आगे कि उत्तरकाशी में तो आपदा बहुत आई। मैं, आपको दिक्कत नहीं हुई आपदा में सेब के काम की? मैंने कहा, सर आपदा आए और दिक्कत ना हो, ये तो हो नहीं सकता। कि तो मैंने कहा, शुरू में
बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन राज्य सरकार ने जब समर्थन मूल्य घोषित किया सेब का, वाह तो किसानों के चेहरे खिल गए। वाह वाह वाह, तो क्या मोदी बात जी है। खुश हो गए। और फिर मैंने कहा मैं लाल धान पे भी काम करती हूँ। सरकार को भी खुश कर दिया आपने तो। हाँ, और मैंने कहा मिलेट्स पे भी काम करती हूँ कि बहुत सुंदर। हाँ, इतनी बात हुई मेरी मोदी जी से। बहुत सुंदर बात हुई। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मोदी जी जब हमारे पास खड़े थे, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि वो तो युग पुरुष है, उनके साथ खड़ा होना, मतलब सही बात है। मैं बीच में एक किस्म से मैं आपको बता रही, वो मतलब जैसे आज आप नहीं कह रहे मैं शिथिल से हो गई, हाँ, तो उनसे मिलने के बाद एक अलग ही ऊर्जा आ गई। आ गई। मैं जैसे रियल आपकी में बात सुन के मेरे को आ गई। मैं भी शिथिल सी थी, तबीयत खराब है, लेकिन वो ऐसी अपनी बातों में बांधे जा रही है कि मन कर रहा है सुनते जाओ और तो ऊर्जा आती जा रही वो है। एक यात्रा थी। और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने मोदी जी से बात, क्योंकि मोदी जी माइक लेके आए और 20-25 सेकंड तक या 30 सेकंड तक उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया। हाँ, उन्होंने माइक पकड़ के लिया। और दूसरी बात, तब वो जिनके पास माइक था ना, वो दूर से दौड़ के आए और उन्होंने तब माइक दिया मुझे अलग सा। हाँ। कि मोदी जी जैसे अपने हाथ का माइक दे रहे हैं। हाँ, तो मेरे लिए, मैं तो कहूंगी मैं तो धन्य हो गई। अब तो कुछ रहा ही नहीं, राइट, बहुत हो गया। क्योंकि युग पुरुष से इतनी नजदीक से भेंट, सही बात। इतनी अच्छी वार्ता। तो ये जो लाल चावल है ना, लाल चावल ने आपको कहाँ से कहाँ और पहुंचा। रेड राइस लेडी जो आप कहते हैं मुझे, हाँ जी। और आज सारा समाज कह रहा है, हाँ, तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उस धरा को भी, और वहां के उगाने वाले लोगों को, और मिलेट को भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और मोदी जी का तो विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगी कि वो लोग भी स्वदेशी अभियान को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। कि हर देश की इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो लाल चावल ने मोदी जी तक पहुंचा दिया। हाँ, और एक चीज और कहना चाहूंगी, जब मैं लाल सघनीकरण तकनीक पे काम करती हूँ, तो सघनीकरण तकनीक में क्या होता है कि मैं धान पे तो करती हूँ, लाल धान पे तो करती हूँ, इसके अलावा मिलेट भी करती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगी। मैंने एक गांव है हमारा वहाँ नौगांव में, खानसी गांव, वहाँ हमारा किसान क्लब और सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उनके साथ मैंने कृषि विभाग के माध्यम से एक मिलेट को क्लस्टर में किया। कौन सी? कौड़ी पहाड़ में विलुप्ति के कगार पे है, हो ही नहीं रहा, मतलब उगा ही नहीं रहे। क्यों? कि ना खा रहे थे। जब कोई चीज खाते नहीं है और उसका मार्केट नहीं है तो उगाना किसान अपने आप ही बंद हो जाता। तो मैंने क्या करा, कहीं से बीज मंगाया, कलेक्ट किया और किसानों को दिया। अच्छा। और जब वहां पे क्या करा, मिश्रित खेती की, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे पहले। वो क्या करते थे, मंडुआ भी डालते थे उसी खेत में, उसी में मक्का, उसी में तिल, उसी में दालें, सारे जब मिश्रित खेती करते थे तो उससे एक तो खेत की उर्वरा शक्ति ठीक रहती। दूसरा यह है कि अगर चौलाई पे कीड़ा लग गया तो मंडुआ बच जाएगा, किसान भूखा नहीं मरेगा ना। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो मैंने वो मॉडल एक वहां पे क्लस्टर में डेवलप किया। तो मैं वहां गांव में गई और किसान से पूछा कैसा हो रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो रहा। कृषि मंत्रालय ने उसको देखा और फिर मेरे घर पे आए, पूरी टीम भेजी कि मैडम का इंटरव्यू लो और वो क्या करती हैं। फिर लिया, फिर मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो लोग आजकल आप देख भी रहे होंगे, कम से कम 8-10 बार प्रचार के लिए मेरा ही वो ऐड लेती हूँ उसमें। और उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी रील चलती है, मैं प्रचार करती हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा का। और एक और मौका मिला मुझे, जो SBI जनरल है बीमा कंपनी, उन्होंने भी, उनके माध्यम से हम एक बार 2024 में वहाँ दिल्ली में लाल किले जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस कार्यक्रम में भी हमें वहाँ सरकार को से विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और वहाँ पे सम्मानित भी किया गया। तो ये लाल चावल और मिलेट की जो यात्रा है उसमें, और जो हमने मिश्रित खेती की थी गांव में वहां पे, उस पे कहना चाहूंगी UNDP इंडिया ने मेरी स्टोरी को कवर किया है। क्या बात है। अच्छा। और रेड राइस लेडी की जो स्टोरी कवर हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर,
तो उसमें उन्होंने पहला टैग मुझे गवर्नमेंट की स्टोरी से कवर मिला, फिर जो आपने नाम दिया। क्या बात है। तो ये हम बहुत सारे धन्य- अनुभव हम हैं। भी धन्य धन्य हो गए नहीं हैं नहीं सुन के। नहीं नहीं नहीं, तो ये शुरुआत तो आपने की ना, हाँ, इसका बिल्कुल। क्रेडिट तो आपको जाता ही है। हाँ, वो तो आप दे रहे हो, अच्छी बात है, वरना हम खुद ही ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो जब पहली बार मैं आपके स्टूडियो में आई थी ना, उस दिन लाल चावल भी ऐसे मेज पे रखे हाँ, थे। रखा होता है सामने, और बल्कि आप- आज हमने मिस कर दिया यहाँ रखना। हाँ रख दो, अभी क्या है, अंदर तो है। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, बोल रहे हैं। बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोग आपको देख के रेड राइस लेडी बुलाएंगे। उस समय हमने सामने रखा था क्योंकि आपको नाम दिया था रेड राइस लेडी, हाँ। वो पहचान थी, लेकिन अब आपका फेस ही पहचान है, रेड राइस लेडी। वैसे आज आप रेड रेड हो रखी है पूरी। दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जो लाल धान है ना, लाल धान से मेरे को तब और संतुष्टि होगी या मिलेट से, क्योंकि मैं मिलेट पे सघनता से काम कर रही हूँ। जब हमारे पहाड़ में सरकार के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो पहाड़ में इतना मिलेट हो रहा, मंडुआ हो रहा, सरकार उसको खरीद रही, फिर विदेशों में बेच रही। मेरा सरकार से भी आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो रो में बाहर जा रहा, वो रो में बाहर नहीं जाना चाहिए, उस रो का वहीं पे उद्योग लगना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अभी हम बसंत उत्सव सरस में या दूसरे यूके के उसमें थे, तो वहाँ मंडुआ किंग का हाँ, वो लगा हुआ स्टॉल लगा हुआ था, था, स्टॉल लगा। और मंडुआ किंग बहुत सारे रेडी टू ईट वो आइटम बना बना रहा था। हाँ, ऐसे कुकीज बनाओ, बिस्किट बनाओ, दूसरी बहुत सारी आइटम है। अभी कल मैं बसंत उत्सव में देख रही झंगोरे की और कंडाली मिला करके बर्फी, इस टाइप का भी झंगोरे की आइसक्रीम भी खाई हाँ। है, झंगोरे। हाँ, हमने उसका वो सिरप भी पिया, क्या बोलते हैं उसको, और कोल्ड ड्रिंक मंडुआ की कोल्ड ड्रिंक। तो वो उस टाइप का अगर उद्योग जहाँ मंडुआ हो रहा है ना, वहां लगेगा तो पलायन रुकेगा ना। सही बात है। मंडुआ हम पलायन आयोग हमने बना रखा है, पलायन आयोग में इस टाइप की प्लानिंग हो कि जो जहाँ जैसे प्रोला में हुआ है। मुझको तो लग रहा है आपको ना एक दिन का मुख्यमंत्री तो बना ही देना चाहिए। अरे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप, बताओ। नहीं, मैं तो सबसे पहले पहाड़ के जो जितने भी हमारे किसान हैं, हाँ। मैं तो पहला है मेरे प्रायोरिटी में हो। क्यों कि किसान रहेंगे तो देखो हमारे जो गांव है ना, जल जंगल जमीन जानवर और जन, इन 5 चीजों से मिलकर के गांव बना है, और इनका आपस में रिश्ता बहुत तगड़ा है। क्या बात है। आज तक जल जंगल जमीन आपने सुने होंगे, लेकिन इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट चीजें और जोड़ दी उसमें। हाँ, ये 3 से 5 हो गया, 5 बोलने हैं सबको ये। हाँ 5 जो है हाँ, और 300 है, ये भी बता रही हूँ। हाँ, बताओ। वो 300 कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। बहुत ही सुंदर बातचीत आपने करी भाई, बिल्कुल मजा आ गया। मतलब एक तो ग्राउंड से निकले हुए आप, और इतने स्ट्रगल आपने किए, इतने संघर्ष के साथ आपने पढ़ाई करी। लोग तो थोड़ी थोड़ी मुसीबतों में, थोड़ी थोड़ी चीजों में ही जो है छोड़ जाते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है, कोई काम छोड़ देता है, सब कुछ। लेकिन आपने लड़ झगड़ के काम भी करा, पढ़ाई भी करी, सब कुछ जारी रखा, और आज आपकी यात्रा एक छोटे से गांव से निकल के जो है हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है, प्रधानमंत्री जी से मिल गए हैं। तो क्या कुछ मैसेज देंगे आप हमारे उत्तराखंड की नौनी बोरियों के लिए? मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, फिर रास्ते अपने आप बनते हैं। मैंने तो ये देखा और हमने भी यही किया, क्योंकि क्या होता, मैं क्या, मेरे जैसे हमारी बहुत बहनें हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और हमको दृढ़ संकल्प के साथ अगर चलते हैं, और बी पॉजिटिव, एक बात ध्यान रखनी है, बी पॉजिटिव। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप पॉजिटिव हैं तो रास्ता तो अपने आप बन जाता है। फिर ऐसा लगता है कि मैं ये सोचती हूँ अपने आप में कि मुझे सारी दुनिया अच्छी लगती है। हाँ, ये बात तो है। अगर हम सकारात्मक है, हम पॉजिटिव है, हम खुश रहते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है। और मैं अपने, जैसे आप लोग ने इंटरव्यू लिया, मैं 20 बार खुद देखती हूँ अपना इंटरव्यू। क्यों इसलिए देखती हूँ कि इसमें मैंने क्या कोई मुझे फीडबैक लेना चाहिए। हाँ। ये भी इसलिए भी देखती हूँ, और दूसरों को भी, जैसे मैं कई ब्लॉगर हैं हमारे, या हमारे बीच में जैसे नलिनी जी है, संघर्षों से निकल करके आज इस मुकाम तक हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, और मैं तो ये चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल तक आप, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आप एक कहानी बता रहे थे मुझे,
ये किस्सा ही बता रहे थे कहानी क्या कि आपको जो राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड मिला वो इससे पहले कभी भारत के पत्रकारों को नहीं मिला। और जब आपको मिला तो मुझे प्राउड फील हो रहा कि मैं ऐसी शख्स के साथ खड़ी हूँ जो मतलब इतनी संघर्षशील काम करते करते और इस प्रकार के मंच से, खैर आप तीलू रौतेली से भी हमारे लिए तो आप तीलू रौतेली है कि आप इतना अच्छा काम कर रही और इतनी ग्राउंड जीरो के लोगों को अपने स्टूडियो में और मंच में आप कहीं भी मिल जाएं तो आप वहीं से उसको कवर कर लेती हैं। जीरो से हीरो, जीरो से हीरो आपने एक टाइटल भी देता है, जीरो से हीरो, ये आपसे सीखे कोई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और बड़ा अच्छा लगा आज आपसे अपने अनुभव, इस फिर कभी और भी अनुभव हैं लाइफ में, इतना बोलेंगे तो अगले पॉडकास्ट के लिए, हाँ है ना, अगले पॉडकास्ट के लिए दोबारा एक ब्रेक के बाद। हाँ, तो कितना बढ़िया सुंदर इंटरव्यू इन्होंने दिया, एकदम अपनी जो है जो स्टोरी बताई, कहानी बताई, बिल्कुल रियल थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि रियल अंदाज में बताई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताई। और मैं सही बताऊं तो बातें और बातचीत बहुत होती है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आज कैमरे के सामने जो है वो बात कर लेंगे और आज की महफिल वो लूट लेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता बधानी जी, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, बातचीत की। और आप सभी सीखिए संघर्षों से कैसे मुकाम पाया जाता है। और इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी उत्तराखंड की नौनी बुआरियाँ जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही, बातों में ही हार मान जाती है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और कुछ कर सके। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड। जय देवभूमि उत्तराखंड।